हेलो बच्चों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कैंपस सर्किट में। आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आ चुके हैं दूसरे लेक्चर के साथ अपने यूनिट 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पे एक एक करके। ठीक है क्या? When microwave radiation falls on the molecule कैसा? That molecules possess permanent dipole moment. Permanent dipole moment in the sense जो कुछ ना कुछ उसमें डाइपोल हो, मतलब बॉन्ड पोलराइज्ड हो। जैसे हमारे पास HCl हो गया, ठीक है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, क्या हो? परमानेंट डाइपोल मस्ट बी प्रेजेंट। तो कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट हो, उस पे जब माइक्रोवेव रेडिएशन गिरती है, ठीक है, तो वो रोटेट करने लगता है। जो रोटेट फील्ड होती है या उसकी इंड्यूस फील्ड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसको रीड करते हैं। When microwave radiation falls on the molecules, that molecules possess permanent dipole moment. The molecule start rotating and due the dipole, the rotating molecule will create its own induced field, which on interaction with incident field result in transition which led to spectra called rotational spectra. देखो मैंने बता दी डिफिनीशन, अब मैं इसको समझाता हूँ कि कोई भी फील्ड है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई लाइट है, लाइट क्या करती है? फॉल करती है किसी भी मॉलिक्यूल्स पे। लाइट कैसी है? लाइट है हमारे पास माइक्रोवेव। हमारे पास कैसी है? ये है हमारे पास माइक्रोवेव रेडिएशन है। ठीक है, ये हमारे पास माइक्रोवेव रेडिएशन जब फॉल होगी किसी भी मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल कैसा है? जिसके पास कोई भी डाइपोल हो, परमानेंट डाइपोल, ठीक है, वो क्या करने लगेगा? स्टार्ट करने लगे, रोटेट करने लगे, एक बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डाइपोल की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऐसे रोटेट करके डांसिंग फील्ड बना रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, ये लेड होता है, मतलब फॉर्मेशन करता है किसका? स्पेक्ट्रा का। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब फिर बात करते हैं कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस फॉर एनी मॉलिक्यूल्स टू बी रोटेशनल एक्टिव। तो सबसे पहले कंडीशन क्या? जैसे एग्जांपल आता है हमारे पास कि एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है, उसको बताओ ये रोटेशनल एक्टिव होगा या नहीं। तो सबसे पहले कंडीशंस होंगी क्या हमारे पास? तो पहली कंडीशन होती है कि उस पे जो म्यू परमानेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब उस पे परमानेंट डाइपोल होना चाहिए, तभी कोई मॉलिक्यूल्स रोटेशनल एक्टिव होगा। ठीक है, या माइक्रोवेव एक्टिव होगा। ठीक है, कंडीशन फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव, जो म्यू परमानेंट है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0। और फिर बात करते हैं, हमने पढ़ ली कंडीशन, पढ़ ली, अब बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल एंड गैप। द एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू रिजिड रोटर मॉडल इज गिवन एज, देखो अभी अब पढ़ लो, ठीक है, अभी मैं जब रिजिड रोटर मॉडल एक्सप्लेन करूंगा तब उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो एनर्जी होती है रिजिड मॉडल्स के लिए, हम वो होती है EJ इज इक्वल टू BJ J+1। इसको ऐसे याद करना, EJ इज इक्वल टू BJ J+1। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे J होता क्या है। J हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। B क्या होता है? रोटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है h²/8π²I। I क्या होता है? I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसकी वैल्यू होती है μr। म्यू क्या होता है हमारे पास? रिड्यूस मास। R क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल्स EJ इज इक्वल टू BJ J+1। अब जैसे J हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या है? 0। तो एनर्जी हमने क्या निकाली? E0 इज इक्वल टू 0 पुट करा, 0 आ गई। J1 निकाली, 2 भी आ गई। J3 निकाली, 6 भी आ गई। तो हम देख रहे हैं जो इनमें स्पेसिंग है, अगर देख पा रहे हो 0 1 2 3, जो स्पेसिंग है वो कैसे? 2B, फिर 4B, फिर 6B। दो के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें, 2 2 इंक्रीज हो रहा है, 0 से
1 में 2 हुआ, फिर 1 से 2 4 हुआ, 2 से 3 6 हो गया, 3 से 4 8 हो गया, तो 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये होती है एनर्जी किसी भी रोटेशनल लेवल्स के गैप की। अगर पूछेगा कि एक है मॉलिक्यूल्स रोटेशनल एक्टिव है, ठीक है, रोटेशनल एक्टिव वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन लेवल तक जा रहा है, तो उसकी एनर्जी बताओ। किसकी एनर्जी बताओ, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो रोटेशनल एक्टिव है हमारे पास। तो एनर्जी फॉर्मूला लगाओगे, ई जे इज इक्वल टू वी जे जे प्लस 1। एन क्या होगा, एन हमारे पास, जे क्या होगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर, कहाँ किस पोजीशन की एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी गैप पूछा है तो कहाँ से, जैसे जीरो से जा रहा है, ग्राउंड स्टेट जीरो की एनर्जी, एंड फाइनल कहाँ पे मान लो जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो 4 की वैल्यू रख के माइनस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस होते क्या हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, रोटेशनल लेवल्स हो गए। ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल लेवल, और जो इनकी बीच का डिफरेंस है वो हमारे पास होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। उसको हम इस ग्राफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2b 4b 6b 8b, जो इनकी स्पेसिंग होती है बिटवीन टू लाइंस वो हमेशा कितनी होती है, 2b होती है। और गैप होता है रोटेशनल लेवल का, वो होता है फॉर्मूला ई जे इज इक्वल टू 2b j+1। ठीक है, ठीक है, यूनिट्स देखना है हमें। यूनिट जैसे हमने देख लिया ई जे बी जे j+1। ठीक है, इसकी यूनिट जैसे बी की यूनिट क्या है, जूल, एनर्जी हमें जूल, जे क्या है, नंबर। तो नंबर तो किसी यूनिट में होती नहीं, तो जो एनर्जी की यूनिट आ रही किससे आ रही है, बी से आ रही है। अगर हम बी देखें, बी होता है h² / 8 π² I। एच कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आई की वैल्यू होती है म्यू आर स्क्वायर। बट अगर हम देखें एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। तो कुछ भी करके बैलेंस आउट करके इधर जूल ही आना चाहिए, ये होता है सिंपल। जैसे ये देखो, बी की यूनिट जूल, हमने एच रखा सेकेंड स्क्वायर अपॉन म्यू की मास आ गई केजी मीटर स्क्वायर, बॉन्ड लेंथ आ गया यहाँ पे जूल सेकेंड स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो यूनिट जूल की इक्वल हो गई केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ऐसे यूनिट बैलेंस करके चलनी। ठीक है, जैसे कुछ यूनिट देख लो, जैसे जब बी जूल में हो तो हमें ये वैल्यू लेनी है। अगर बी हमें सेंटीमीटर इनवर्स में दिया क्वेश्चन में तो ये वैल्यू लेना है h/8π² मतलब बी अगर सेकेंड इनवर्स में दिया हो तो ये वैल्यू लेना है h/8π²I। तो मैं एक वैल्यू बताता हूँ, तुम सिर्फ ये याद कर लेना जब सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मेनली तुम्हें सेंटीमीटर इनवर्स पे ही वैल्यू देगा। ठीक है जी, बी इज इक्वल टू h/8π²IC। ठीक है, बात करते हैं हम सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल होता क्या है, ठीक है, सिलेक्शन रूल समथिंग जैसे कि एनर्जी दी मैंने, ठीक है, तो कहां से कहां ट्रांजिशन होगा। ठीक है, 1 से 2 जाएगा या 2 से 4 जाएगा या 4 से 5 जाएगा। मैंने पिछली बार भी बताया था, कुछ भी हो जाए ये हमेशा एक ही ट्रांजिशन करता है, इसी को बोलते हैं सिलेक्शन रूल। ठीक है, जैसे पहला होता है माइक्रोवेव एक्टिव इज इक्वल टू परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, कि जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को जो अगर माइक्रोवेव एक्टिव होना है, ठीक है, माइक्रोवेव एक्टिव होना है तो उसके लिए परमानेंट डाइपोल जरूरी है, या रोटेशनल एक्टिव होना है या माइक्रोवेव एक्टिव होना है। ठीक है, माइक्रोवेव्स डाल रहे थे ना हम रोटेशन के लिए, तभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा बन रहा था, है ना, तो इसी को हम बोल देते हैं माइक्रोवेव एक्टिव भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर बात आती है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। हमेशा 1 से 1 ही जाएगा, 1 से नीचे 1 ही आएगा, कभी 3 से 4 नहीं आ जाए, 3 से 0 नहीं आ जाएगा, 0 से 3 नहीं चला जाएगा, हमेशा सिंगल ही होगा। +1 एब्जॉर्प्शन -1 इमिशन, खत्म। बात आती है आइसोट्रॉपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक, आइसोट्रॉपिक होते क्या, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब सेम एटॉमिक नंबर हो बट मास नंबर डिफरेंट हो या मास अलग हो, उनको बोलते हैं हम आइसोट्रॉपिक। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो हमने बोला, क्या बोला था मैंने क्या बोला था, जैसी एनर्जी पड़ी थी हमने, ठीक है, एनर्जी क्या होता था, बी जे इज इक्वल टू j+1, बी हमारे पास होता था h²/8π²IC। ठीक है, आई क्या है, आई होता था हमारे पास म्यू आर स्क्वायर, म्यू रिड्यूस मास m1 m2/m1 + m2। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे हमारे पास रिड्यूस मास बढ़ाया तो v की वैल्यू तो घटेगी,
तो देन एनर्जी हमारे पास घटनी चाहिए। तो एक रिलेशन याद रखना, जो बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूस मास के। ठीक है, ये होता है इफेक्ट ऑफ आइसोट्रॉपिक। हम आइसोट्रॉपिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एनर्जी घट जाएगी। बात करते हैं हम पॉपुलेशन रेशियो की। ठीक है, पॉपुलेशन रेशियो होता क्या है, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे एनर्जी डालने पे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है एनजे अपॉन एन आई इज इक्वल टू जीजे अपॉन जी आई ई द पावर माइनस ईजे माइनस ए आई अपॉन के बी टी। ठीक, एनजे क्या होता है, पॉपुलेशन इन जेथ लेवल, एन आई क्या होता है, पॉपुलेशन इन आईथ लेवल, जी जे क्या होता है, डीजेनरेसी ऑफ जेथ लेवल, जी जे क्या होता है, डीजेनरेसी ऑफ आईथ लेवल, ई जे क्या होता है, एनर्जी ऑफ जेथ लेवल, ई आई क्या होता है, एनर्जी ऑफ आईथ लेवल, के बी क्या है, कांस्टेंट होता है, यही से हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोलते हैं, आर अपॉन एन ए, आर रियल गैस कांस्टेंट, एन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देख लो केवीटी की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, बात तो कर ली हमने, ठीक है, कि एनर्जी होती है एक ट्रांजिशन करना, कि एक एनर्जी डाली हमने ग्राउंड स्टेट से, कितने इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, अभी बात करते हैं ये ईजे क्या है, डीजेनरेसी क्या है, ये भी तो समझाओ, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, बात करते हैं हम डीजेनरेसी। डीजेनरेसी होती क्या है, ठीक, डीजेनरेसी एक सिंपल से शब्दों में कहूं अगर मैं, एक जैसे ही कितने। ठीक है, एक जैसे कितने मतलब मेरे जैसे कितने और हैं। ठीक है, मेरे जैसे कितने और हैं, तो कोई भी नहीं, तो मेरी डीजेनरेसी क्या होगी, तो मेरे पास कोई डीजेनरेसी नहीं है। ठीक है, मेरी डीजेनरेसी एक ही है, क्योंकि मैं खुद ही हूं मेरे जैसा, और कोई नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि ये पेन, ठीक है, ब्लैक पेन कितने हैं अभी, या ब्लैक पेन कितने हो सकते हैं, तो इसकी डीजेनरेसी बहुत होगी, क्योंकि ऐसे ब्लैक पेन बहुत हो सकते हैं। तो जितने ब्लैक पेन होंगे उतनी उसकी डीजेनरेसी होगी। यही होता है हमारे पास डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पॉपुलेशन रेशियो का। इन अ कलेक्शन ईच हैज टू नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स दैट आर सेपरेटेड बाई 500 centimeter inverse. On measuring the population at a particular temperature, it was found that the ground state population is 10 times that of upper state, and the temperature of measurement is, हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो पॉपुलेशन रेशियो है N1 ग्राउंड स्टेट का, वो किसकी इक्वल है, 10 टाइम है N2 का। ठीक है, और सेपरेटेड डिस्टेंस है इन दोनों की, वो है 500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई होता है हमारे पास A2 माइनस A1, जो कि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ना। हमें यही निकालना होता है, एनर्जी, एनर्जी EJ BJ J+1 उसी से ही आएगी। ठीक है, बट हमें यहाँ पे दे रखा। अब डीजेनरेसी इसने क्या बोला है, नॉन डीजेनरेसी, नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट मतलब इनकी डीजेनरेसी क्या हो गई, 1 हो गई। अगर वो डाई डीजेनरेट बोलता 2 लेते, ट्रिपलेट बोलता 3 लेते, वो आपको क्वेश्चन में दिए होगा। ठीक है, आप ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते कि हमें पता चल जाए कि डीजेनरेसी कैसी है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ, जैसे एनर्जी दे दी और आपको एक क्वांटम नंबर दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, जैसे पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में होता है कि जैसे हमारे पास वेव फंक्शन होता है। ठीक है, वेव फंक्शन होता है हमारे पास क्या, साइज इक्वल टू √2/L साइन ऑफ n पाई x बाई एल। ठीक है, इसकी एनर्जी होती है हमारे पास n² h² / 8ml²। तो इसमें जैसे हमारे पास पूछ ले डीजेनरेसी कितनी हो गई। ठीक है, डीजेनरेसी इसकी तो वैसे 0 होती है 1D के लिए। अगर हम 2D के लिए बात करें, 2D के लिए डीजेनरेसीज आती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर पे क्या होती है, 2 सेम एनर्जी शो करती है। जैसे 1-2 के लिए सेम एनर्जी शो करेगी और 2-1 के लिए सेम एनर्जी शो करेगी। ठीक है, यही होती है डीजेनरेसी, है ना। तो यहाँ पे हमें N1 N2 रेशियो दे रखा है 10/N2/N2 e⁻⁻500 kBT। kBT की वैल्यू आपको पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 0.693 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर इनवर्स देना। मैंने क्या कहा, यूनिट्स को बराबर रखने की कोशिश किया करो। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमने क्या करा, लॉग e दी पावर है तो ln ले लिया, ये e पावर से इधर आ गया, ln खत्म। जब तुम सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो इसकी कुछ टेम्परेचर इतना निकल के आएगा, 3132 केल्विन। ठीक है, यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन खत्म हो गया।
अब बात करते हैं हम रोटर एंड इस टाइप की, ठीक है। तो रोटर एंड टाइप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो मैं इसमें बेसिक आपको पार्ट ही बता देता हूँ। जैसे हमारे पास, ठीक है, 4 टाइप होते हैं: लीनियर रोटर, स्फेरिकल रोटर, सिमेट्रिकल रोटर एंड एसिमेट्रिक रोटर, ठीक है। हम इसको लीनियर टॉप भी बोलते हैं, स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिकल टॉप, एसिमेट्रिक टॉप, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन पार्ट आता है हमारे पास, वो हमारे पास आता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इसका, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, इसकी एनर्जी लेवल्स कैसे निकालेंगे, इसका सिलेक्शन रोल, इसमें अगर आइसोट्रॉपिक सब्स्टिट्यूशन करा तो क्या चेंजेस आएंगे, पॉपुलेशन रेशियो इसका देखेंगे। तो सिंपल सब बात करते हैं, जैसे ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सेम होता है, बस इसमें टर्म चेंज होती है। जैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम, माइक्रोवेव्स की जगह IR रेज यूज करते हैं, ठीक है। कैसे मॉलिक्यूल्स में, जिनका जो म्यू डायनेमिक है वो क्या हो, 0 नहीं हो, ठीक है। फिर वो रोटेट करते हैं और इंड्यूस फील्ड बनाते हैं, उसकी वजह से स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। चलो रीड करते। व्हेन एन इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल्स ऑन द मॉलिक्यूल्स हैविंग, कैसा मॉलिक्यूल्स हैविंग डायनेमिक मैग्नेटिक मोमेंट है, वो क्या हो, डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। Having dynamic magnetic moment does not equal 0. Starting vibrating and produce its own induced field which on intercalation with incident radiation and so vibrational spectra क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा किसके साथ, जो इंड्यूस्ड फील्ड हो रही है खुद की और जो रेडिएशन डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, स्पेक्ट्रा जनरेट कर देगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन सिंपल सा, म्यू डायनेमिक 0 होना, मतलब म्यू डायनेमिक 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ डाइपोल हो। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स इसकी होती है, एनर्जी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, n+1/2 h न्यू। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। v क्या होता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। म्यू रिड्यूस मास, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई के यू म्यू, ठीक है। ठीक, एनर्जी अगर हम En देखें, NH न्यू प्लस 1/2 h न्यू, ये आए कहाँ से, इसको क्या करा हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये NH न्यू हो गया, ये 1/h न्यू, ठीक, इतना नहीं सोचना। फिर यहाँ पे सिंपल सा जो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज होती है, जो इसमें डिफरेंस होता है ना, केवल h न्यू का ही देख पा रहे हो, वैल्यू रख के देखो, n इज इक्वल टू 0 हमने पुट करा, हमारे पास आया 1/2 h न्यू, 1 रखा 3h न्यू, बाई 2 रखा 5/2 h न्यू। अगर हमने इनका डिफरेंस निकाला है बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रांजिशन लेवल्स, तो केवल सेम आया, h न्यू ही आया हमारे पास, ठीक है। अब फिर से सेम वही यूनिट सेम रखने का ट्राई करो, जूल है तो जूल बनाओ, सेंटीमीटर इनवर्स है बी में तो वहां पे भी, ठीक है, वैल्यू लो जो बी की वो सेंटीमीटर इनवर्स में लो, है ना। सिलेक्शन रूल वही केवल एक ही जाएगा, +1 या -1, ये सिलेक्शन रूल हो गया। सेम डिफिनीशन वही लिखनी है तुम्हें जो पीछे लिखा हुआ। इफेक्ट ऑफ आइसोट्रोपिक क्या, इफेक्ट मतलब मास बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो क्या होगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल कम हो जाएगा, वाइब्रेशनल रोटेशन कम हो जाएगा, एक्टिवनेस कम हो जाएगी, सिंपल सा। पॉपुलेशन सेम इसमें भी, NI अगर हम देखें इसके बस इसमें नेम टर्म्स चेंज हो जाती है, n of n upon n naught is equal to gn upon gi e minus e naught upon kbt, ठीक है, सेम है, बस इसमें टर्म चेंज हो रही हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ने तेज कर दिया, वो तेज नहीं है, कि आप समझ सकते हो खुद से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। आप, मुझे पता है एक रात में ही पढ़ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना, आप यही टॉपिक पूरे अगर पढ़ाया जाए, स्पेक्ट्रोस्कोपी ही चलता है, ठीक है। अगर हमने तो पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सेमेस्टर पढ़ा है, 6 महीने पढ़ा है, ठीक है। तुमको अगर 20 मिनट में बता रहा हूं ना, तो ये ही तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले। ई नॉट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, जब ग्राउंड स्टेट की वैल्यू n1 लें, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट वैल्यू होती है 0 ले वो, ठीक है। इसके लिए जैसे 0 ले लिया तो ग्राउंड स्टेट वैल्यू हो गई, पार्टिकल इन 1D बॉक्स में 1 ले लिया तो वो 0 हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ लो, अभी हम डिटेल्ड जब लेके आएंगे, अभी पास होना जरूरी है, ठीक है, पास होना है। ये हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एक बहुत ही ज्यादा
बी लैम्बर्ट लॉ, ठीक है, उसके क्वेश्चन है आपके पेपर में काफी ज्यादा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इतना ही। और पढ़ना है, ठीक है, मुझे पता है आप एक रात पहले ही पढ़ रहे होगे, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस, मैं इसलिए इसको इतनी जल्दी एक्सप्लेन कर गया क्योंकि आपका एक काम है सेम चीज डिफिनीशन लिखना खुद से, सेम चीज के लिए सेम क्वेश्चन को इसमें ट्राई करना, सेम कॉन्सेप्ट दोबारा करना, ठीक है। घबराना नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक।